तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग एंड आज कैसी रहने वाली है आज की मार्केट्स। यही है सबके मन में सवाल, क्योंकि फ्राइडे को हुआ था बहुत ही बड़ा सेल ऑफ एंड सारे लोग डर गए थे कि अब क्या होगा, मार्केट्स कैसे रहने वाली है। मैंने तब भी बताया था कि अभी इतना ज़्यादा डरने की बात नहीं है। ऐसा कोई किसी रीज़न की वजह से न्यूज़ नहीं आई है जिसकी वजह से हम परमानेंट कोई बहुत ज़्यादा करेक्शन मार्केट में देखें। एंड कुछ आज वैसा ही नज़र आता है। यूएस की मार्केट्स फ्राइडे को रिकवर कर गई थी, तो हमारी आज की मार्केट्स दिखा रही है गैप अप। आज के दिन को मैं एक ऑब्जर्वेशन डे का नाम देना चाहूँगा, बिकॉज आज के दिन कोई भी बड़ी ट्रेड्स लेना मुझे नहीं लगता कि आज कोई बहुत समझदारी का काम होगा। अगर हमें कोई रिस्की ट्रेड्स लेनी थी तो हम फ्राइडे को ले सकते थे, अगर हमें कोई सेफ ट्रेड्स लेनी है तो हम ट्यूसडे से स्टार्ट कर सकते हैं। बट मंडे को कोई भी बड़ी पोजीशंस बनाना इस टाइम पर, जब हमारे पास चीज़ों की क्लैरिटी अभी भी उतनी नहीं आई है एंड मार्केट्स ऑलरेडी एक गैप अप दिखा रही है, मुझे नहीं लगता एक बहुत ज़्यादा समझदारी वाला मूव रहने वाला है। तो मैंने ऑलरेडी HDFC बैंक में लॉन्ग पोजीशंस ले ली थी ऑप्शंस के थ्रू, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये डे का मूव आया है, ये एक वन डे मूव है एंड सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हमारी बेसिकली फंड में, जो MSCI के फंड में जो वेटेज वाली न्यूज़ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी आ चुकी है। उसके जो भी इनपुट्स हैं वो मार्केट में फैक्टर्ड इन हो चुके हैं एंड इनफैक्ट मुझे लगा था कि मार्केट ने इसमें एक ओवर रिएक्शन दिखाया है। तो वो देखना आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहेगा कि HDFC बैंक कैसे बिहेव करता है। ऑन अ कॉन्ट्रेरी सरप्राइज जो ये रहा था मेरे लिए फ्राइडे को, ये रहा था कि FIIs बायर्स रहे थे। हालांकि मार्केट ट्रेंड्स देखते हुए ये लग रहा था कि हो सकता है FIIs उस दिन सेलर्स रहे हों, बट जो मेन सेलर्स थे जिन्होंने मार्केट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में बेचा है वो है DIIs, जो कि शॉकिंग है बिकॉज जनरली FIIs की बाइंग और FIIs की सेलिंग जनरली DIIs से ज़्यादा ही रहती है। तो इसके बारे में फैक्टर्स जानने थोड़े से इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे कि DIIs ने इतनी ज़्यादा सेलिंग क्यों करी है। मैं अभी तक भी वो फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ कि DIIs के थ्रू इतनी ज़्यादा सेलिंग क्यों आ रही है, बिकॉज अभी भी जो लेवल्स हैं फंडामेंटली मुझे अच्छे लगते हैं और DIIs जनरली जब तक फंडामेंटली हमारी मार्केट्स बहुत ज़्यादा ओवर बॉट नहीं हो जाती हैं, जनरली सेल करना स्टार्ट नहीं करते हैं, तो वो एक आउट ऑफ द कैरेक्टर मूव है मार्केट के लिए। अगर हम बात करें कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें रहेंगी जो इस वीक को हमें थोड़ा सा एक सिग्नल दे सकती हैं, हमें थोड़ा एक डायरेक्शन में लेके जा सकती हैं। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ये चीज़ें कि जो हमारी US मार्केट्स हैं वो किस तरफ जा रही है। US के बेसिकली जो हमारा इन्फ्लेशन डाटा है, वो जो हमारे बैंक्स की स्थिति है US में, क्योंकि एक बैंकिंग क्राइसिस की तरफ एक रिस्क आ रहा है US के अंदर, उसको ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक डेट सीलिंग के इशू को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मार्केट इन डाटा पर बहुत ध्यान देगा, बट पर्सनली अगर मेरी ओपिनियन जानी जाए तो जो डेट सीलिंग का डाटा है मैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ। मुझे क्योंकि इस बात का श्योरिटी है कि डेट सीलिंग बढ़ा दी जाएगी एट द एंड, US किसी अल्टीमेट क्राइसिस में नहीं आने वाला है। स्पेशली किसी डेट सीलिंग के इशू को लेकर हिस्ट्री में इवेंट्स पहले भी हुए हैं एंड अक्सर US की डेट सीलिंग या तो रेज कर दी गई है या कोई ना कोई अदर टर्न अराउंड निकाल लिया गया है। कभी भी गवर्नमेंट्स शट डाउन नहीं रही है एक लिमिटेड टाइम के पीरियड से ज़्यादा, एंड मीन्स बेसिकली कोई भी मटेरियल इफेक्ट नहीं पड़ा है कंट्री पर बहुत ज़्यादा किसी भी हिस्टोरिक इवेंट में, जितना इसे बढ़ा चढ़ा कर बता दिया जाता है हर बार, क्योंकि सुनने में बहुत अच्छा लगता है सरकारें बंद हो जाएंगी, पैसा नहीं होगा, देश नहीं चलेगा। तो दीज मेक्स वेरी गुड हेडलाइंस, बस इसका कभी मटेरियल इम्पैक्ट नहीं हो पाता किसी भी कंट्री पे। तो अगर उसके कारण कभी कोई सेलिंग आती है तो मैं ज़रूर उसका फ़ायदा उठाने की सोचूंगा। अगर डेट सीलिंग के इशू को लेकर कोई भी सेलिंग आती है, रेदर देन उससे डर कर मार्केट से भागने की, अपने लॉसेस कट डाउन करने की, कि अगर मैं लॉन्ग में हूँ मेरे लॉसेस हो रहे हैं, तो वो कट डाउन करने के बजाय
मैं एक्चुअली लॉन्ग ही जाना चाहूँगा अगर डेट सीलिंग के दौरान कोई इशू आता है तो। बैंकिंग क्राइसिस भी मुझे लगता है कि एक रीजनल बैंक्स में स्थित रहेगी, बहुत ज़्यादा फैलेगी नहीं, नेशनल बैंक्स तक तो नहीं आएगी। बट हाँ, अगर कुछ सिचुएशंस चेंज होती हैं, हम जैसे जैसे वीक्स में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे मंथ में आगे चलते हैं, अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो ऑफ कोर्स हमें अपना व्यू पॉइंट भी चेंज करना पड़ सकता है। तो अभी तो मार्केट में बिल्कुल कन्फ्यूजन रहने वाली है कि किस तरफ जाएंगे, बेसिकली मार्केट मूव्स किस तरफ जाने वाले हैं, आईटी, फार्मा, बैंकिंग सेक्टर। तो तभी आज के दिन का नाम ऑब्जर्वेशन डे है, बिकॉज जब एकदम से इतनी ज़्यादा सेलिंग आती है मार्केट के अंदर तो फिर मार्केट अपना नया ट्रेंड पकड़ती है वहाँ से। जो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि आज गैप अप के बाद क्या निफ्टी अपना गैप अप सस्टेन कर पाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है हो सकता है एक बार गैप को क्लोज करने की कोशिश हो एंड उसके बाद निफ्टी अपनी रैली ले, बट कुछ कह नहीं सकते हैं, उतनी श्योरिटी आज नहीं है। जर्नली जब भी गैप अप होता है तो मैं काफ़ी श्योरिटी के साथ रहता हूँ कि हाँ एक बार गैप डाउन करने की क्लोज बेसिकली कोशिश हो सकती है, बट ऑलरेडी निफ्टी काफ़ी ज़्यादा कल गिर चुका था, तो इसलिए मैं उतना श्योर नहीं हूँ कि क्या आज भी गैप क्लोज करने की उतनी ही ज़्यादा सीवियर कोशिश होगी जितनी अक्सर दिनों में देखी जाती है। हो सकता है ना भी हो, मे बी नॉट, इतनी सीवियर सेलिंग ना हो। एंड जो सबसे सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है गैप, उसके बाद गैप अप क्लोज हो ना हो, क्या निफ्टी 18,200 के ऊपर सस्टेन करेगा, और क्या बैंक निफ्टी 43,000 के लेवल के ऊपर जा पाएगा। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल्स थे जिनके ऊपर ये दोनों इंडेसेस निकले थे एंड उसके बाद इन लोगों ने वापस उसे ब्रेक कर दिया है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा दिन इसके नीचे बिताए कि वो रेजिस्टेंस लेवल वापस काफ़ी प्रोमिनेंस में आ जाए। इससे अच्छा यही रहेगा कि वो आज या कल में इससे ऊपर जाके उसे एज अ सपोर्ट ही देखना स्टार्ट करे रेदर देन रेजिस्टेंस। तो शॉर्ट टर्म में तो देखते हैं, बट हाँ लॉन्ग टर्म में मंथ और सो में तो मैं पॉजिटिव ही हूँ कि ये रेजिस्टेंस लेवल्स भी मुझे नहीं लगता टिक पाएंगे। मुझे लगता है कि इससे निफ्टी ऊपर ही निकलेगा। लोग मैं देख पा रहा हूँ कि वापस बेरिश हो गए हैं। मुझे नहीं समझ आता लोग एक ही दिन में बुलिश और बेरिश कैसे हो जाते हैं, उनके मार्केट व्यू पॉइंट्स एक दिन की सेलिंग से कैसे चेंज हो जाते हैं और एक दिन की बाइंग से वो कैसे बुलिश हो जाते हैं। जब मार्केट इतनी ज़्यादा ऊपर बढ़ी, हम डिस्कस करते रहते हैं कि एक शार्प डाउन टर्न 1% 1.5% का कभी भी आ सकता है। उसके लिए एटलीस्ट हमें पोजिशनली रेडी होना चाहिए। अगर हम कोई स्विंग ट्रेडर है या हम मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में ट्रेड्स लेते हैं तो एटलीस्ट उस मूव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और अगर हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो हमें उस मूव को एंटिसिपेट करना चाहिए कि या नाउ ये मूव राइट अराउंड द कॉर्नर है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हाँ अब कभी भी कंसोलिडेशन आ सकता है, ये मूव राइट अराउंड द कॉर्नर है। फ्राइडे का मूव उतना एंटिसिपेटेड नहीं था, बट उससे पहले की जो 2 दिन की करेक्शन आई थी काफ़ी एंटिसिपेटेड थी एंड हम काफ़ी बात भी कर रहे थे उसके बारे में। हमने काफ़ी टाइम तक, काफ़ी दिनों तक बात भी करी है एंड हमने उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया, हमने उस चीज़ को अपने ट्रेड्स में इम्प्लीमेंट भी करा है। तो आज के मेरे रहेंगे मेनली 2 फोकस, फंडामेंटल ऑन द स्टॉक्स, मार्केट रिसर्च, मार्केट ऑब्जर्वेशन और HDFC बैंक की अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना। आशा करता हूँ आपकी आज की ट्रेड्स अच्छी रहे एंड मिलते हैं आपसे पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में। थैंक यू।